हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बच्चों, अपन मिशन इंग्लिश क्लासेज में अब तक सेंटेंस पैटर्न के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सेंटेंस कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ये इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल सिंपल भाषा में और सिंपल मेथड से अपन इसकी तरफ चल रहे हैं ताकि वो आइडिया आए कि सेंटेंस कैसे बना जाता है, कौन से सेंटेंस में कैसे किया जाता है। ये आइडिया आने के बाद अपन उनसे जो बड़े सेंटेंस है, थोड़े से लॉन्ग सेंटेंस है, उनके बारे में करेंगे। केवल अपने को सिस्टम आ जाना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में कौन सी एचवी लगती है, कौन सी एमवी लगती है, कौन से सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है। क्योंकि किताब पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता है कि इसका अर्थ किस में निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा तो कैसे निकलेगा। या हिंदी के सेंटेंस है, उनको अपन इंग्लिश में बोलने का या लिखने का प्रयास करते हैं तो अपने को वो पता नहीं रहता कि इसमें किस सिस्टम से इसको लिखें। ये अपन ने पढ़ा था। ये जो 22-23 वीडियो है, शुरू से अपन ने उसकी स्टार्टिंग की है और शुरू से छोटे छोटे जो बेसिक पार्ट है वहां से शुरू करके और फिर अपन टेंस की तरफ बढ़े। 12 टेंस करने के बाद और मॉडल वाले सेंटेंस अपन ने पढ़े। मॉडल वाले सेंटेंस करने के बाद कुछ पजेसिव सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़े। उसके बाद गत वीडियो के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस पढ़े, जिसके अंदर अपने ऊपर दबाव दबाव डाला जा रहा है ऐसा भाव प्रकट करने वाले वाक्य अपन ने पढ़े। बिल्कुल सिंपल थे। यदि आप इन वीडियोस को सबको एक बार रिपीट कर लेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा। आइडिया ये आएगा कि जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो एक बार अपन देख के बजाते हैं कि यहाँ सा रे गा मा पै दे नी सा। एक एक बटन के बारे में अपने को वो देख के, ये सा रे गा मा है, ये पै दे नी सा है। अब उनको देखने के बाद कोई सा भी गाना होता है तो इनकी जो आवाज होती है उस गाने की आवाज को इनकी आवाज के साथ मिलाते हैं कि इस गाने में ये आवाज आ रही, सा रे की आवाज आ रही तो इसमें रे। अब गाने के अंदर रे की आवाज कौन सी आ रही उसके साथ अपन सेट करते हैं। तो कुछ दिनों तक तो अपने को देख के करना पड़ता है कि यहाँ ये आवाज आती है। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, यानी सारी जानकारी हो जाती है कि यहाँ पर ये आवाज है, अपने हाथों में फीड हो जाए, उंगलियों में फीड हो जाती है, उंगलियां पता करने लग जाती है कि इसमें ये आवाज है। उसके बाद अपन बिना देखे वो काम करने लग जाते हैं, यानी उस गाने को अपन हारमोनियम पर बजाना सीख जाते हैं। ठीक वैसे ही मैंने सिंपल सेंटेंस इसलिए बताए कि ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि उसके स्टेप क्या होते हैं, कौन सी जगह क्या लगता है। ये एक सिंपल सेंटेंस के माध्यम से सीखा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस में फिर जो चीजें सीखने की, जो मेन चीजें सीखने की है वो नहीं सीख पाते और अपन उलझ जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि सिंपल सेंटेंस से अपन चल रहे हैं तो सेंटेंस मॉडल बताइए, टेंस बताइए, इससे पहले वाले सेंटेंस बताए, सेंटेंस पैटर्न बताए, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है, कौन कौन सी एसी होती है, कौन सी एमवी होती है, कौन सा डी होता है, इसके बारे में अपन ने अच्छी सी चर्चा कर ली। बस ये है कि आपको इन वीडियोज को क्रमबद्ध देखने के बाद वो चीजें सब सेट होगी। उसके बाद मॉडल के बाद अपन ने स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस पढ़े, जिसके अंदर दबाव वाले सेंटेंस है। कोई कहता है कि तुझे मुझे तो वहां जाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मैं ये किया करता था, हैबिट वाले वाक्य ये अपन ने पढ़े थे। और आज जो वाक्य है वो है इनके अलावा और कौन से ऐसे हैं जो ऑब्लिगेटरी सेंटेंस है, यानी बाध्य करने वाले हैं। वो है जो अपन ने हैज टू और वो पढ़ा था वो वाला ही है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें पढ़ता है आता था और इसमें ना है आएगा। क्या आएगा? ना है।
वाज टू, वर टू, विल टू और शेयर टू। ये प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, ये तो अपने को पता है क्योंकि टेंस में अपन ने पढ़ा कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आता है, वाज वर पास्ट टेंस में आता है, विल शेल फ्यूचर टेंस में आता है। परंतु इज के साथ टू नहीं पढ़ा था। इज के साथ अपन ने फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी पढ़ा था, जिसका अर्थ रहा है, रही है में आ रहा था। इसका अर्थ बिना टू के इनका अर्थ क्या निकल रहा था, इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी, तब इनका अर्थ निकल रहा था रहा है, रही है, रहे हैं, इनका अर्थ निकल रहा था। इनमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कंटिन्यूस की ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, टेंस में कंटिन्यूस की, और कंटिन्यूस में रहा रही का अर्थ निकलता है। परंतु अब क्या है कि इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। जो अपन ने क्रिया पढ़ी थी उसमें 5वें नंबर की जो क्रिया थी जिसमें टू और फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, तो इसमें भी टू के साथ में, टू के जस्ट बाद क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव बन जाएगा वो। एक तो जरंड होता है जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है बिना क्रिया के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, उसका अर्थ हुए में निकलता था, और हेल्पिंग वर्ब के साथ था तो उसमें रहा रही का अर्थ निकल रहा था। अब क्या है कि इसके अंदर यहाँ फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी नहीं आ रहा है। आईएनजी आता है तो रहा रही में निकालना, आईएनजी नहीं आ रहा है, और इस टू और इनके साथ में टू के बाद में हमेशा कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग इसमें किया जा रहा है, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और वो वर्ब की जो पांचवा जो रूप अपन ने पढ़ा था, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग और टू गो, है ना, ये टू गो वाला, जिसका अर्थ भी मैंने बताया था कि इसका अर्थ निकलता है या तो कर लगा हुआ होगा उसके साथ, या के लिए लगा हुआ होगा, या न लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? न। तो इनका अर्थ है ना है। क्या है? ना है, नी है, न है ना। इसका अर्थ है ना था, ना था, और इनका अर्थ है ना होगा। अब ना होगा का मतलब यह है कि क्रिया के साथ इनको जोड़ना है। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ जाना है, देना था, लेना होगा, क्रिया के साथ ये शब्द जुड़ जाएंगे। अब मुझे वहां जाना है, अब इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसमें वो बाध्यता का भाव प्रकट हो रहा है। मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है, मेरे ऊपर दबाव है कि मुझे वहां जाना है। इससे पहले पढ़े थे उसमें परफेक्ट वाली जितनी भी एचवी थी उनके एक टू लगाया था, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, उसमें भी टू आया था, लेकिन परफेक्ट वाली का आया था। तो परफेक्ट वाले के साथ टू आया था, उसका अर्थ था पढ़ता है, पढ़ता था, या पढ़ा, या पढ़ेगा, ये आया था। उसमें भी यही था कि वो बाध्य हो रहा है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, बाध्य है वो। तो वहां अर्थ निकल रहा था पढ़ने का, और इसमें भी ये बहुत बाध्य वाली बात है। परंतु हिंदी में थोड़ा सा अंतर है, उसमें पढ़ता है आ रहा है, इसमें ना है आ रहा है। उसमें पढ़ता था आ रहा है या पढ़ा आ रहा था, इसमें ना था आ रहा है। इसमें उसमें पढ़ेगा आ रहा था, और इसमें ना होगा आ रहा। समझ गया ना? वो परफेक्ट वाली हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये अपन ने पढ़ी थी, वही बाध्यता के सेंटेंस है, परंतु हिंदी में उनके अर्थ अलग निकल रहे थे। दोनों बाध्यता के शब्द। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि मुझे वहां जाना है, उसको यूं भी कह सकते हैं मुझे वहां जाना पड़ता है। बस अंतर क्या है? जाना पड़ता है और जाना है। अब जाना है के अंदर वो अपनी बात अपनी तरफ से वो कह रहा है कि मुझे वहां जाना है, और पढ़ता है के अंदर किसी और का प्रेशर है, इसलिए पढ़ता है आ रहा है। तो इनका अर्थ है ना है, और इन सब के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फर्स्ट फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना? तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, उनके अर्थ में, इनके अर्थ में जो अंतर है वो समझ में आ गया ना? उसमें पढ़ता है आ रहा था, वही बाध्यता के सेंटेंस है। इसमें ना है आ रहा। अब ना है कैसे? जैसे देखना है,
देखनी है ना। इसमें देखना था, देखना था, और देखना होगा, देखना होगा। अब इसमें देखिए आप क्रिया के साथ में ये जुड़ गए, ना होगा, ना था और ना है। इसका मतलब आपको ना है, ना था, ना होगा, ऐसे यदि कहीं शब्द मिले और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो सही क्रियाएं हैं उनके साथ में टू जोड़ना है, और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है, तो आपका ये वाला अर्थ निकल जाएगा। समझ में आया। इसके सेंटेंस देखते हैं। उसे वहां आज जाना है। ना है आया, क्या आया, ना है। अब ना है के लिए अपने पास क्या है, तीन है, क्योंकि है आते ही ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। और ये किसका है, प्रेजेंट टेंस का। और ये किसका है, पास्ट टेंस का। और ये किसका है, फ्यूचर टेंस का। ठीक है। अब ये किसका है, प्रेजेंट का। तो अपन प्रेजेंट के इसकी तरफ चलेंगे। प्रेजेंट में से कौन सा आएगा, इज, एम, आर। ये आपको मैंने पहले बता रखा है, इज आता है एक वचन के साथ, एम आता आई के साथ, और आर किसके साथ आता है, बहुवचन के साथ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसे। और उसे को क्या कहेंगे, ही। और ही के साथ में एम लगता है, आर लगता है, इज लगता है। ही एक वचन है, तो इधर एक वचन वाला कौन सा, इज। तो यहाँ लिखेंगे इज, और इसके साथ क्या लगा देंगे, टू। यदि टू नहीं लगाओगे तो इसका केवल अर्थ है निकलेगा। क्या निकलेगा, केवल है। और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का एनजी मिलेगी, तो इसका अर्थ निकलेगा जा रहा है। परंतु आज अपन जो कर रहे हैं उसमें यह है कि फर्स्ट फॉर्म का एनजी नहीं आ रही है, केवल फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और वहां पर एच वी के साथ में टू लगाना है। ही इज टू गो, फर्स्ट फॉर्म हो गई। और वहां जाना है, ही इज टू गो देयर। और कब, आज। ये इसका आइडिया हो गया, ही इज टू गो देयर टुडे। इस टुडे को बेटे आप आगे भी लगा सकते हो, इस टुडे को यहां लगा के फिर यहां भी लगा सकते हो। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं। वाक्य में सेट होना चाहिए, वाक्य अच्छा लगना चाहिए। जैसे ये बोल दो, टुडे ही इज टू गो देयर, आज उसको वहां जाना है। ठीक है। यूं बोल देते हैं, ही इज टू गो टुडे देयर। तो थोड़ा सा ये मतलब ऐसे जमने वाला वाक्य नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अटपटा है। तो इसको वाक्य की सुंदरता को देखते हुए इस टुडे का या तो आप आगे प्रयोग करें या फिर पीछे प्रयोग करें। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अपन यदि नेगेटिव बनाते हैं, उसे वहां आज नहीं जाना है। अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई आपको आज ये काम नहीं करना है, आपको आज ये काम नहीं करना, आपको आज दूध नहीं पीना है। कहते हैं ना, ये कॉन्टेक्ट के डेली यूजेज के सेंटेंस है। इनका आना जरूरी है, क्योंकि अपनी जो बात कहीं प्रकट करना चाहते हैं, अपन लिखना चाहते हैं, अपने मन के भाव लिखना चाहते हैं, वहां पर यहाँ ये आ जाता है, तो अपने दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार इसके लिए क्या किया जाए। वो चीज अपन पढ़ रहे हैं। उसे वहां आज नहीं जाना, तो नहीं के लिए तो सीधी सी बात है। सीधी सी बात का मतलब है हमेशा। नहीं का मतलब नॉट है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आता है, हमेशा। हेल्पिंग वर्ब का जो स्थान है उसके जस्ट बाद में उसको। अब हेल्पिंग वर्ब कभी आगे भी आ जाती है, तो वो नोट का स्थान चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह रहेगा। उसका जो स्थान है, जैसे फर्स्ट एस, फिर एच वी, फिर नोट, और फिर एम वी। अब ये एस कहीं भी जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, नोट अपनी जगह रहेगा जहां उसका स्थान फिक्स किया है। ही इज नॉट टू, ही इज नॉट टू। समझ में आ गया। यानी ये एच वी आ गई तो ये नोट यहाँ आएगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य में ये एच वी बाहर निकल जाएगी, परंतु अपना नोट का स्थान वहीं रहेगा। ही इज नॉट टू गो देयर टुडे। अब यदि
क्या आज उसे वहां जाना है? ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? एच वी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक दो टाइप के बताया ना, एक तो वो है जिसके शुरू में क्या आता है, और एक वो है जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो ये जो शुरू में क्या आता है उसको एच वी बोलते हैं, और जो बीच में आते हैं वो डब्ल्यू एच वाले वर्ड तो उसको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब इसके लिए सीधा सा है कि क्या यदि आगे आ जाता है तो उसके लिए वाट नहीं लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देने से उसका अर्थ क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब का खुद का जो अर्थ है, जैसे इसका अर्थ है वो तो है ही, लेकिन उसको आगे निकालने से उसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो खुद का अर्थ, मेन अर्थ जो है, और दूसरा उसका अर्थ हो जाता है क्या। तो अब अपन क्या करेंगे, इस इज को बाहर निकाल देंगे। इज ही, अब इस वाक्य में नोट नहीं तो छोड़ दो। इज ही टू गो, ये टू अपनी जगह, क्यों ही इज टू गो लिखते थे। अब इसमें क्या आ गया, ही इज टू गो देयर टुडे, क्या आज उसको वहां जाना है। ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें यहाँ टू मिलता है आपको। अब आप देखते हो कि यार ये टू कहां से आ गया बीच में, ये टू वो है इज टू वाला, जिसका इज इधर था जो यहाँ आ गया, इसलिए ये टू बच गया है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जहाँ बीच में टू मिल जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस ऐसा कैसा सेंटेंस। ये सेंटेंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ से ये यहाँ चला गया, इसलिए इसका साथ छूट गया। पहले अपन साथ लिखते थे तो जम रहा था कि इसको साथ आता है, परंतु एच वी होने की वजह से इसको बाहर निकालना पड़ा, परंतु टू को बाहर नहीं निकालना। ऐसा नहीं है कि एच टू ही, नहीं, केवल चाहे डबल वर्ड की एच वी हो तो उसमें सिंगल जो वर्ड होता है, मतलब पहला जो वर्ड होता है उसको बाहर निकाल लेते, दूसरे को नहीं निकालते हैं। वैसे ये डबल शब्द की हो गई ना, तो डबल शब्द की हो गई तो अपना नियम काम कर रहा है कि डबल शब्द में केवल फर्स्ट वाला ही बाहर निकालते हैं। जैसे विल टू अपन ने पढ़ी थी कल, सेल हैव टू, तो उसमें अपन ने क्या निकाला था, केवल सेल सेल को बाहर निकाला, हैव टू को अपनी जगह रखा। ऐसे ही एक डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक बनाते हैं, उसे वहां क्यों जाना है। क्योंकि ये क्यों आ गया, बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, सबसे पहले आपको उस डब्ल्यू एच वर्ड को डालना है। क्यों का मतलब वाई। अब मैंने कई बार बताया है कि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में एच वी आएगी। अब एच वी क्या है, इस टू है, ये है ना, तो इस एच वी को यहाँ लिख देंगे और ही यहाँ लिख देंगे, और ये टू अपनी जगह, क्योंकि ही इज आया, इज को प्रश्नवाचक होने की वजह से यहाँ ले लिया। वाई इज ही टू गो देयर। थोड़ा सा इसको सीरियसली समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्या समझना है इसमें सीरियसली, और कोई सीरियसली समझने की जरूरत नहीं है। केवल यह है कि ना है के लिए अपने को इज एम आर के साथ में टू लगाना, ना था के लिए वाज टू वर टू लगाना, ना होगा के लिए विल टू और फेल टू लगाना। नेगेटिव के अंदर ये जो नोट का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ करेंगे, जैसे सेल हैव कर रहे थे ना, सेल हैव बीन, तो सेल नॉट हैव बीन कर रहे थे अपन, यानी जो फर्स्ट वाला शब्द है उसके जस्ट बाद में नोट लगा रहे हैं। तो ये इसमें ये इज टू है, इन दोनों के बीच में अपने को नोट फंसाना है। क्या वाला प्रश्नवाचक आ गया तो इस इज को आगे ले लिया, टू अपनी जगह, पहले तो इसको सिंबल बना के फिर इज को बाहर निकालो तो अपना आप टू वहां रह जाएगा। ठीक है। डब्ल्यू एच वाले में सिस्टम क्या कहलाता है कि पहले डब्ल्यू एच लिखो और फिर एच वी लिखो, क्या लिखो, एच वी, और फिर एस लिखो। फिर इस एच वी का कोई दूसरा शब्द है, मतलब डबल शब्द की एच वी, तो वो दूसरा शब्द यहाँ आएगा, और यदि सिंगल वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर एम वी लिखेंगे, और बाकी सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य कैसे बनाना है, ना है वाले, ना है, नी है, मुझे वहां पर पिक्चर देखनी है तो नी है आ जाएगा, ना है, नी है, न है। ठीक है, एक ही बात।
अब अपन पास्ट टेंस वाले सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ना था आता हो। जैसे हमें अंग्रेजी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से समझेंगे। हमें अंग्रेजी पढ़नी थी, तो क्या आया, नी थी आ गया। अब ना था नी थी में से, यानी ये किसमें आ गया, पास्ट में आ गया, यानी वाज टू और वर टू लगाना। तो हमें के लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो हमें के लिए वी। वी के बाद में वाज टू लगेगा, वर टू लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसमें एक वचन के साथ ही आती है, ये बहुवचन के साथ आती है, तो जो ये बहुवचन है तो ये बहुवचन के साथ आ जाएगी, वी वर टू, वी वर टू। और टू के बाद में किसका नंबर आता है, ये एचवी हो गई पूरी, तो इसके बाद में एमवी का नंबर आता है। एमवी क्या है, इसके पास में मिलेगी ना, ये एचवी है, मैंने बताया ना एक सेंटेंस के लास्ट में एचवी होती है, उसके पास में एमवी होती है। तो एमवी क्या, पढ़ना, तो रीड, वी वर टू रीड। और फिर इसका आईडिया आ गया इंग्लिश। ठीक है। अब इस सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाते हैं। हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी थी। अब बात वही है, ये जो सब कोई भी डबल शब्द वाली जो एचवी होती है उसमें नोट लगाने की जरूरत पड़ती है, बीच में फंसाते हैं, पहले शब्द के जस्ट बाद में लगा देते हैं। तो वी वर नोट टू क्या हो जाएगा, नोट टू, क्योंकि इस टू और वर के साथ में इसको फंसा दिया। वी वर नोट टू रीड इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हमें अंग्रेजी पढ़नी थी, प्रश्नवाचक हो गया। क्या के लिए अपन क्या करेंगे, वर को आगे ले लेंगे, इस वर को अपन ने आगे ले लिया, वर। और वर के बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। और ये नोट अपन यहाँ ले रहे थे ना, ये नोट, अब वर को आगे ले लिया तो टू यहीं रह गया, वर वी टू रीड इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना। अब इसी का डब्ल्यू एच बनाते हैं। हमें अंग्रेजी कैसे पढ़नी थी, कैसे पढ़नी थी। पहचान तो इससे हो ही रही है कि पास्ट का है, ना था वाला, तो इसमें वाज टू वर्ड लगेगा। अब कैसे शब्द आया, यानी डब्ल्यू एच वाला है, तो इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हाउ। हाउ लिखते ही ये हाउ हो गया, इसके बाद एच वी लगाएंगे, एच वी हमें के लिए वर्ड टू आ रही है। अब वर्ड टू के अंदर इस वर्ड को यहाँ लगाएंगे, हाउ वर वी और टू, वी वर टू लगा रहे थे, इसको यहाँ ले लिया तो टू अपनी जगह बच गया, हाउ वर वी टू रीड इंग्लिश। थोड़ा सा यदि आप कंसंट्रेशन के साथ में इसको समझेंगे तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अपने ये पैटर्न तो अपने दिमाग में आ गया, वो पैटर्न पॉजिटिव का कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, एच वी इंट्रोगेटिव का कौन सा होता है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का कौन सा होता है, वो सिस्टम तो आपको पता है। केवल इसमें तो ये सीखना है कि ये डबल वर्ड की जो है उसको किस तरीके से यूज में लेना, आगे जाएगी तो वो कैसे जाएगी, नोट लगाना तो उसको कैसे लगाना। ये अपना पास्ट टेंस वाले उदाहरण हुए किसके, ना था वाले के। अब इसके फ्यूचर टेंस के उदाहरण करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि उसमें एचवी को कैसे लगाना है, एचवी के अंदर दो दो शब्द है तो उसमें से बाहर कैसे निकालना है, टू कहाँ रहता है। ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं तो आपको वो पहचान करनी पड़ेगी कि वर्ड के साथ में आगे कहीं टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। यदि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म में वर्ड के, तो इसका मतलब वो ना था में अर्थ निकलेगा। अब जैसे उन्हें कल
क्रिकेट खेलना होगा। ना होगा, तो देखिए ना होगा आगे, ना होगा आ गया, इसका मतलब फ्यूचर है। अब उन्हें के लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव है तो सबसे पहले एस आएगा, दे, और दे के साथ में विल टू आएगा, सेल टू आएगा, दे के साथ में आएगा विल टू, दे विल टू, और फिर ये एम डी हो गई। ये एच वी अपन ने लगा दी, एच वी कौन सी लगाई, विल टू और सेल टू, तो ये विल टू एच वी हो गई। अब एम वी क्या, खेलना, और टू के बाद में कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, दे विल टू प्ले क्रिकेट। और फिर आइडिया क्या बच गया, कल, तो कल को क्या कहते हैं, टुमारो। ठीक है। अब जैसे इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नोट यहां लगाना, बस इतनी सी बात है। राम को कल जवाब देना होगा। ये भी पॉजिटिव हो गया, राम को कल जवाब नहीं देना होगा, नेगेटिव बनाना है ना, तो इसमें नहीं जोड़ो, राम को कल जवाब नहीं देना होगा। अब बात यह है कि नेगेटिव में क्या करते हैं, वही सिस्टम है कि नेगेटिव में नोट आता है, उस नोट को जो डबल शब्द की जो सही क्रिया उसके बीच में फंसाना है। तो राम को, ये को के लिए कोई अलग से नहीं लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ को है, तो उसके लिए सब्जेक्ट में राम लिख दिया, वही राम को है, राम। अब ना होगा, ये देखो, ना होगा के लिए अपने पास विल टू और सेल टू है। अब राम के साथ में क्या लगेगा, विल टू। अब नोट लगाना है तो इन दोनों के बीच में नोट फंसाना, किसके, विल टू के बीच में नोट फंसाना, राम विल नोट टू, और देने को क्या कहते हैं, गिव। और जवाब देना एक साथ ही है, कोई चीज देना होता है तब तो देना होता है, केवल देना होता है तो अपन गिव लिख देते हैं, लेकिन जवाब देना, क्योंकि ये नहीं आ गया इसलिए इस दोनों के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, गैप हो गया, वरना ये शब्द और ये शब्द एक ही है, जवाब देना। ये क्रिया क्या है इसमें, जवाब देना। तो राम विल नोट टू रिप्लाई, और कल के लिए टुमारो, राम को कल जवाब नहीं देना होगा। ठीक है। जैसे इसका एच वी प्रश्नवाचक बनाते हैं, क्या सीता को खाना बनाना होगा, ना होगा। तो ये ना होगा आ गया, ना होगा आते ही फ्यूचर टेंस की बात हो गई। क्या आ गया, तो अपन क्या करेंगे, विल और शेल को बाहर निकाल लेंगे, सीता के लिए क्या लगाएंगे, विल टू, तो पहले विल लिख दो और फिर सीता लिख दो, विल सीता। अब क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि ये टू यही था, इस विल, यहाँ विल टू था तो विल आगे आ गया तो ये टू रह गया, विल सीता टू बनाने को कहते हैं मेक और फूड, विल सीता टू मेक फूड। अब ये थोड़ा सा आपको ऐसे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपने पढ़े तो होंगे लेकिन ऐसा ध्यान नहीं गया कि ऐसा होता है। अब आपको जैसे ये ऐसे सेंटेंस मिलेंगे कि यार एस के बाद में टू आया, इसका मतलब ये किसी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो फिर देखेंगे कि इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें देखा कि विल टू है, तो अपन उसको विल टू को एक साथ लेके उसका अर्थ निकालेंगे, भाई इसका अर्थ निकलेगा ना होगा। अब ना होगा किसके साथ, क्रिया के साथ, तो क्रिया क्या है, मैक यानी बनाना, तो इसका अर्थ क्या निकालना होगा, बनाना होगा। ठीक है। इसका एक डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इससे कल क्या करना होगा, इसे कल क्या करना होगा।
अब ये क्या आ गया बीच में, क्या आ गया, शुरू में आया था तो अपन ने इनको बाहर निकाल दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया, लेकिन जब बीच में क्या आता है तो उसके लिए अपने को वाट लगाना पड़ता है, वाट। अब ना होगा आ गया, ना होगा आ गया, इसका मतलब विल टू और शेल टू में लगेगा। अब विल टू और शेल टू में से कौन सा लगेगा, जो इसमें सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट एक वचन का है तो एक वचन वाला लगेगा, ठीक है। जैसे आई और वी के साथ में शेल लगता है और बाकी अन्य के साथ में विल लगता है, तो ये बाकी अन्य में आता है, क्योंकि आई और वी नहीं आया। तो इसमें क्या लगेगा, विल टू, वाट विल। और इसमें एस से पहले लेना, तो एस क्या, इट, वाट विल इट टू। और करने को क्या कहते हैं, डू। और कल को क्या कहते हैं, टुमारो। इस तरीके के ये सेंटेंस आपको बनाने होंगे, वाट विल इट टू डू टुमारो। ऐसे सेंटेंस थोड़े से आपको ऐसे लग रहे कि यार ऐसे भी कोई सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये स्थितियां जब होती है आपको ये सेंटेंस ही बनाना है। जबकि ये बोलचाल में बहुत आते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखे होते हैं उसमें अपन को पता नहीं चलता कि यार ये विल लगा तो अपन आगे की अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। यदि मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ तो इस टू को इसके साथ कनेक्ट करके ही इसका अर्थ निकालना, ठीक है। अब विल टू के आधार पर इसका अर्थ निकालना, विल टू हो गया इसका मतलब ना होगा, हमें इसका अर्थ निकालना। तो इस तरीके से जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू के जैसे वाक्य थे वैसे ये वाक्य है। उनमें अर्थ चेंज था, इनमें अर्थ चेंज है। उसमें पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता होगा। और इसमें ना है, ना था, ना होगा, अर्थ निकलेगा। अब इनके अलावा कुछ सेंटेंस और हैं, अभी आपको कम से कम 2 वीडियो में और देखना होगा कि और कौन से सेंटेंस हैं। तो अब है अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ अर्थ अलग होता है, उन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, अन्य सेंटेंस बोल सकते हैं, अदर सेंटेंस, है ना। जैसे इसमें है बिगिन टू, क्या है, वो टू वाले ही हैं, ये सारे अपन पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, टू वाले। बिगिन टू, बिगिन टू, विल बिगिन टू, शैल बिगिन टू। ये फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट का है, किसका है, प्रेजेंट का। ये सेकंड फॉर्म है यानी किसका है, पास्ट टेंस का। इसमें विल और शैल है, ये किसका हो गया, फ्यूचर टेंस का, ठीक है। अब ये बिगिन टू मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और अपन सीखने के तौर पर क्या सीख रहे हैं भाई, एचवी है ये। एचवी का केवल नाम है, काम एचवी का भी कर रही है और काम एमवी का भी कर रही है। अब एचवी की जरूरत पड़ेगी तब ये नहीं लगाएंगे। जैसे ये प्रेजेंट का है तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म कौन से में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। और उसमें तो एचवी कौन सी होती है, डू। तो यानी ये पॉजिटिव में तो ये लग जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव बनाना होगा तो एचवी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही पास्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। और जैसे ही उसका नेगेटिव बनाना तो उसमें एचवी की जरूरत होती है, अपनी जेब में पास्ट टेंस की एचवी निकालेंगे, पास्ट सिंपल की। और वो कौन सी निकलेगी, डिड। डिड लगा के इसकी फर्स्ट फॉर्म करेंगे। और इसमें तो एचवी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इनका अर्थ क्या निकलता है, लगता है। क्या अर्थ निकलेगा, लगता है। इसका अर्थ है लगा या लगता था। और इनका अर्थ है लगेगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें लगता है, लगा या लगता था या लगेगा आता है। बोलचाल की भाषा में भी आता है, मतलब डेली यूजेज की भाषा में। जैसे मैं वहां जाता हूँ और वो रोने लगता है, मैं वहां गया और वो रोने लगा। जैसे मैं उसको देखता हूँ वो भागने लगता था, मैं वहां जाऊंगा तो वो वहां से भागने लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, देखने लगेगा, चलने लगेगा, वो काम करने लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस, जैसे
वह हंसने लगता है, हंसने लगता है। अब वह के लिए ही और लगता है के लिए अपन बिगिन टू के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ही बिगिन टू लाफ। वह देखने नहीं लगता है। ही, अब जैसे ये है कि वह टीवी नहीं देखने लगता है। अब ये नेगेटिव हो गया, किसका हो गया? का है, यानी प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू और डज का। इसमें एचवी कौन सी आती है? डू और डज। इसमें एचवी कौन सी आती है? आपको पता है, डिड। ठीक है, और इसमें तो एचवी पहले से दे रखी है, तो ही। अब इसमें एचवी लगाएंगे, ही डज नॉट। और एमवी ये है, लगता है के लिए बिगिन टू, और फिर एमवी ये है, मतलब ये एचवी का काम कर रही है वो भी। और ये ने वाली का पता है कौन सी होती है? 5वें नंबर की होती है, जिसको एसवी बोलते हैं। तो ये एमवी हो गई, और ये क्या हो जाएगी? एसवी, बिगिन टू लाफ। ये लाफ, सॉरी, देखना है तो वॉच, और क्या? टीवी। वह टीवी नहीं देखने लगता, ही डज नॉट बिगिन टू वॉच टीवी। अब इसी सेंटेंस को अपन यदि क्या वाला बनाते हैं, क्या वह टीवी देखने लगता है? प्रश्नवाचक हो गया। अब क्या आ गया? तो बात वही है कि इसके अंदर यदि क्या आ जाता है तो अपन क्या करते हैं? एचवी लगाएंगे, डू डज। वह के लिए डज, डज ही। और ये वाली लगाएंगे, है ना, क्योंकि ता है से पता चल गया भाई इसमें डज लगना है, और लगने से पता चल गया कि इसमें बिगिन टू लगना है। डज ही बिगिन टू, अब क्या देखना? वॉच। ये एमवी हो गई, डज ही बिगिन टू वॉच टीवी। तुम खाना कब खाने लगते हो? ये डब्ल्यू एच वाला हो गया। कब आ गया? तो इसमें क्या लगाएंगे? वेन। वेन लगाते एच वी लगाएंगे, लगता है के अंदर एच वी लगती है, डू और डज। वेन डू यू, ठीक है। और फिर वो लगने के लिए बिगिन टू, वेन डू यू बिगिन टू। और फिर एमवी हो जाएगी खाना, ईट। वेन डू यू बिगिन टू ईट, और फिर ये आईडी हो जाएगा फूड। बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या? बस ये है कि इसके अंदर ये खुद एमवी है, तो खुद एमवी है तो पॉजिटिव सेंटेंस में केवल एमवी लगती है। नेगेटिव में अपने को एचवी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एमवी हो गई, तो ये क्या हो गई? एचवी हो गई। जो ता है में लगती है वो लगानी है। बाकी रहा जो एचवी लग रही है उसको बाहर निकालना। डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच लिख के फिर एचवी लिखनी है। ये अपना प्रेजेंट के अंदर लगता है वाला कार्य है। अब इसके अंदर पास्ट टेंस वाले देखते हैं कि पास्ट टेंस में ऐसे सब कैसे आते हैं। पास्ट टेंस में सेंटेंस आता है, वो देखने लगा, वो देखने लगता था, हम नाचने लगे, नाचने लगे। लगे का मतलब लगते थे, बात एक ही है। अब लगते थे आया या लगा, तो इसमें आ गया ना, तो वी। अब क्या लगाएगी? लगे या लगता था के अंदर बिगिन टू, वी बिगेन टू डांस, वी बिगेन टू डांस। हम नहीं नाचने लगते, हम नाचने नहीं लगे, या लगते थे, हम नाचने नहीं लगते थे।
तो नहीं आ गया, इसका मतलब इसमें क्या लगेगी, एच वी लगेगी, वी। और इसमें एच वी कौन सी लगती है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और डिड नहीं आ रहा तो ये सेकंड फॉर्म लग रही, वी डिड नॉट। और फिर बिगिन टू, क्या लगेगा, बिगिन टू, क्योंकि बिगिन टू आता है पॉजिटिव में, नेगेटिव बनते डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी डिड नॉट बिगिन टू डांस। ठीक है। और यदि क्या वाला है तो इस डिड को आगे ले लो, क्या हम नाचने लगे, तो डिड को आगे ले लिया क्योंकि ये क्या वाला है, डिड वी बिगिन टू डांस, हम कहाँ नाचने लगे, लगे या लगते थे। ठीक है, तो कहाँ को पहले ले लेंगे, वेयर, और डिड वी बिगिन टू, ये बिगिन टू लगने के लिए लिखना ही है, और फिर ने, नाचने, तो टू डांस, ने के लिए टू का प्रयोग होता है। ये इस तरीके से पास्ट टेंस में बनेगी, यानी पॉजिटिव में तो बिगिन टू से काम चलेगा, नेगेटिव आते ही बिगिन टू तो हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब, और फिर एचवी की जरूरत पड़ेगी, और वो एचवी लगेगी डिड। और ये बिगिन पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म है, नेगेटिव में डिड लगने से फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगला जो सेंटेंस है, अगला जो वो है लगेगा वाला, वे दौड़ने लगेंगे, वे दौड़ने लगेंगे, दे, और दे के साथ में विल बिगिन टू आएगा, दे विल बिगिन टू रन, दे विल बिगिन टू रन, वे दौड़ने नहीं लगेंगे, तो दे, अब इस नोट को कहां बसाएंगे, बीच में, दे विल नोट टू, नोट बिगिन टू रन। अब इसमें यदि क्या कर दिया है ना, यानी एच प्रश्नवाचक बना दिया, क्या वे दौड़ने लगेंगे, क्या आ गया, तो इसमें विल को आगे ले लेंगे, केवल विल को, विल दे बिगिन टू रन, वे कैसे दौड़ने लगेंगे, लगेंगे, है ना। तो इसमें ये डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है तो हाउ को पहले ले लिया, और फिर विल बिगिन टू और सेल बिगिन टू में से लगाना है, तो वे के लिए विल, फिर दे, फिर बिगिन टू रन। इस तरीके से अपने को ये लगता है, लगा और लगेगा का सेंटेंस बनाने। अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको भी सिंपल सिंपल सेंटेंस से इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अपन ने पढ़े थे बिगिन टू, विल बिगिन टू, शेल बिगिन टू, और एक पढ़ा था इस टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल टू और शेल टू। इनके आप जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बनाए, एक ही सेंटेंस के दो तीन टाइप के जो सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ऐसे एक ही सेंटेंस के बना बना के इनको देखना है। ये बिना प्रैक्टिस नहीं होगा, ये अभी समझ में आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। बस ये है कि इन वीडियो को आप सिंपल मत मानना, है सिंपल ही है, लेकिन आपका बेस इतना सही हो जाएगा कि बड़े से बड़े सेंटेंस भी आप इस बेस से सही कर पाएंगे। जब बड़े सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो उनके आगे, इनके आगे और जो नियम है वो काम आएंगे उस सेंटेंस को बढ़ाने के लिए।
तो पहले जो मेन बेस के जो नियम है वो आने चाहिए कि इसको यहाँ तक तो अपन को आता है, अब अगला सेंटेंस को कैसे सेट करना वो सीखना पड़ेगा। तो पहले आप इनका बेस तैयार कीजिए छोटे छोटे सेंटेंस बना के, और अपन ने आज दिन तक छोटे छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस की थी। आप भी अपने छोटे छोटे सेंटेंस से जितना आज दिन तक पढ़ा उसको रिपीट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इस क्लास को अपन यहीं ओवर करते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और इसमें कोई डाउट बनता है, आपको डाउट लगता है, कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यू मे आस्क मी एनी टाइम, आई विल गिव यू रिप्लाई श्योरली। आई एश्योर यू, आई विल ट्रेन यू इन सेंटेंस पैटर्न। You should drop some comment in my comment box so that I can understand your problem and I will solve that problem surely. But problem, when will problem create? प्रॉब्लम कब उत्पन्न होगी? When you will make some try, when you will make some practice। जब आप करोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तभी ही लिख पाओगे। अब आपने इसको देखा, वीडियो सिंपल है क्योंकि आजकल तो एक से बढ़ के एक वीडियो आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के होते हैं। ये वीडियो है आपको सरल भाषा में सिखाया जा रहा है, जिससे हर चीज अडॉप्ट हो सकती है। आप इस वीडियो को सिंपल देखे, यार ये तो पढ़े हुए हैं यार, ये तो किसी कहीं पढ़े थे, लेकिन अब आपने पढ़े थे तो फिर आप उनको लिख पा रहे हैं क्या? अपना भाव व्यक्त कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। आपको जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल मेथड से आपको अंग्रेजी लर्निंग करवा रहा हूँ। आप उनको अच्छी तरह वीडियो को सिंपल मान के इसको छोड़ मत दें, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। फुली कंसंट्रेशन, एक 30 मिनट का वीडियो, 20-30 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं है, तो इनको आप अच्छी तरह से विथ फुली कंसंट्रेशन से देखिए, बिल्कुल यू विल गेट एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। ओके, अब अपन कल मिलेंगे, जिसमें इसके अलावा जो और टाइप के सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक यू। परंतु थैंक यू से पहले ये कहना चाहूंगा, इसको ये यदि आपके समझ में आया, आपको पसंद आया, तो इसको लाइक अवश्य करें। लाइक के बाद में आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो है जो मिलते रहे, आगे से आगे आपको वीडियो मिलते रहे, और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे आगे और कुछ गति देनी है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इनको शेयर करें। आपके पास ग्रुप होंगे, आपके पास जो कांटेक्ट होंगे, उनको आप शेयर करें, तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेंगे। और जब शेयर करेंगे, वो पढ़ेगा, उसके कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे बात करेगा, आप कांटेक्ट करेंगे। घर के अंदर भी ऐसे सिंपल सेंटेंस हिंदी में बोल के उनको इंग्लिश में कांटेक्ट में लाइए। पहले टूटे फूटे लाइए, फिर नियमानुसार देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, होना कैसे चाहिए, मैंने कैसे किया। तो ये आप करोगे तब होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। इट इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ऑफ योर एडवांटेज। केवल आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि ये निःशुल्क शिक्षा है, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आगे जब कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहां भी आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये निःशुल्क है। किसी प्रकार का इसमें आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है। बस यह है कि जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए एक सिंपल मेथड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।